आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के आनुवंशिकी एवं आनुवंशिकता से रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन खान सर का समान विज्ञान का बुक का है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विविधता है, विविधता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर को विविधता कहा जाता है। तो ये सही है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन में है एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर को विविधता कहा जाता है। तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी में है कि माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो ये भी विविधता है। तो ए, बी और डी तीनों विविधता का ही एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको डी में होना चाहिए लेकिन सी में टाइप हो गया है। तो आप लोग समझिएगा थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर में कहता है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन कहलाते हैं। अगला सवाल है वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1884। अगला सवाल है वंशानुक्रम की इकाई है, वंशानुक्रम की क्या इकाई है? जीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता। आधा सवाल उधर है दोस्तों, आधा सवाल इधर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है पेज पलटने में। क्या है? आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूजीनिक्स। अगला सवाल है कराया आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल को। अगला सवाल है कराया कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? क्या होता है अप्रभावी? झुर्रीदार बीजे, ये अप्रभावित होता है। अगला सवाल है कि डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, XY गुणसूत्र। अच्छा, महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। तो पुरुष को पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो इसका पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एक पुरुष में एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होता है। तो ये ऑप्शन पहला सही है। दूसरा में है बच्चों का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन बी भी सही है। सी में लिखा हुआ है कि एक स्त्री में दो एक समान X गुणसूत्र और एक XY होते हैं। तो ये गलत है, यहाँ क्या होता है? XX होता है। अगला सवाल है तो यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है कि पुनर्जनन का अर्थ है, पुनर्जनन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। तो क्या कौन सा होता है? X और Y। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? XY। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर में है कि डॉक्टर
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर में कहता है महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। फिर अगला सवाल है डीएनए का मूल मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। अगला सवाल है 16 नंबर। कहता है मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें विषम दिखने वाले गुण होते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर। कहता है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन एंड क्रिक ने। अगला सवाल है 18 नंबर। कहता है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संकर संस्करण के आधार पर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 19 नंबर का रहा है एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5x174 बैक्टीरियोफेज में। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर में कहता है क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होते हैं। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? जनन विज्ञान से। अगला सवाल है 21 नंबर। कहता है लैंगिक प्रजनन में डैश शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होते हैं? विपरीत लिंग और 2 जनक शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होते हैं? विपरीत लिंग और 2 जनक। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है कि एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रोमियर। अगला सवाल है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एक्स क्रोमोसोम्स। अगला सवाल है 26 नंबर का रहा है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। फिर अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। फिर अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर में कह रहा है दोनों का मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो डीएनए के संरचना किसने दिए थे? वाटसन एंड क्रिक ने। तो ए का 3 हो जाएगा। और ABO रक्त समूह के खोज किसने किए थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। तो बी का हो जाएगा 4। फिर है जंपिंग जीन के खोज किसने किए थे? तो जंपिंग जीन के खोज किए थे बारबरा ने। किसने किए थे? बारबरा ने। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है रेगुलेटरी जीन का खोज किए थे जैकब और मोनोड ने। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी स्टोमेटा में भी होता है गैसों का विनिमय, और लेंटिकल्स में भी होता है, क्यूटिकल में भी होता है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 31 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पिता की जांच की जा सकती है। फिर अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है कि हम शकल का जन्म तब होता है जब प्रायः ही इन दोनों मतलब एक ही लिंग के होते हैं। जुड़वा बच्चे को देखिएगा होगा तो दोनों लड़का ही होगा और नहीं तो दोनों लड़की होगा, मतलब एक ही लिंग के होते हैं जुड़वा बच्चे, वही पूछ रहा है।
अगला सवाल है 33 नंबर में है कि कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी तीनों में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, यानी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार होता है सर्पाकार। अगला सवाल है कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ग्लूकोज। कह रहा है कि आपको जल्दी तत्कालीन ऊर्जा की ज़रूरत है तो आप क्या लेंगे, ग्लूकोज। इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो परागण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आग आवश्यक नहीं है, बाकी ये तीनों आवश्यक है। किसी में कीट परागण होता है, तो किसी में वायु परागण होता है, किसी में जल परागण भी होता है। आग परागण का माध्यम नहीं है, आग परागण का माध्यम नहीं है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधों के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोगेमी कहा जाता है, ऑटोगेमी। अगला सवाल है 38 नंबर में किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन बस्ती कहते हैं। अगला सवाल है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, क्या होता है, अपने जीन का आधा मतलब दोनों जीन का आधा योगदान होता है, दोनों का जीन के आधा योगदान होता है। अगला सवाल है मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है गुणसूत्र किससे संबंधित हैं, तो गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित होते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर का रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी छोटी टी है, छोटी टी, बड़ी आर, छोटी आर है तो समलक्षणी डैश होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौना और गोल। अगला सवाल है 43 नंबर, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, जीन समूहों को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अगला है कि आनुवंशिक सामग्री का वाहक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन आनुवंशिकी सामग्री का वाहक होता है। अगला सवाल है कि कौन सा कथन सही या गलत है, तो पहला में दिया हुआ है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, तो यह ऑप्शन ए सही है। दूसरा है गुणसूत्र कारक का वाहक है, यह भी सही है, गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। अगला ऑप्शन में है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, तो ये ऑप्शन सी गलत है, पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होता है, तब पहला और दूसरा सही है और ऑप्शन सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही और सी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है वनस्पति भागों का बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है चारों में से, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी में क्या लिखा हुआ है, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही है और ऊपर वाला सारे गलत है। अगर आप ऊपर वाला को देखना चाहेंगे तो आप इसको सुधार सकते हैं, जैसे है कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 22 जोड़े समान होते हैं, 21 जोड़े नहीं, कितने होते हैं, 22 जोड़े।
तो उस हिसाब से सी गलत हो गया। अगर बी में को देखें तो बी में क्या है, किसी नर में से एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं, तो ये भी गलत है। 2 वाई गुणसूत्र थोड़ू ना होते हैं, उसमें एक एक्स और एक वाई होते हैं, 2 वाई नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। उसी तरह से ये भी गलत है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी सत्य ही चुनना है, और ये भी ऑप्शन लगभग सेम है दिया है। देखिए वही ऑप्शन जो बोल रहा है कि 21 जोड़ी सेम होता है, यानी 42 गुणसूत्र, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये भी गलत है, इसका भी आंसर ऑप्शन डी सही है। सिर्फ डी सही हुआ, डी सही है। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, यानी बालिका के बारे में कह रहा है तो XX होगा। फिर अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है बच्चे का लिंग किससे निर्धारण होता है, किससे निर्धारण होता है, गुणसूत्रों से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। अगला सवाल है 52 नंबर, कहा यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। जोड़ा में पूछे तो 23 होगा और संख्या में 46 होगा। अगला है कि पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रबलता। अगला सवाल है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह उसे क्या कहा जाता है, प्रबल कहा जाता है, प्रबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 55 नंबर, में कह रहा है कि डैश में वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों के प्रतिपादन किए थे। अगला सवाल है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंडल के नियम कब लागू होते हैं, जब माता पिता के बीच शुद्ध प्रजनन होता है। अगला सवाल है कि मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या तो X या Y गुणसूत्र। अगला सवाल है मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम से उसके डैश से प्राप्त होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी माता। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज यानी डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपरागन। अगला सवाल है 60 नंबर, का है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। अगला सवाल में कह रहा है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। देखिए इसमें कह रहा है जीन उत्परिवर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन इसमें कहीं रहता है DNA अनुक्रम में परिवर्तन भी। क्वेश्चन कर रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो जीन उत्परिवर्तन DNA अनुक्रम उत्परिवर्तन में भी होता है, तो DNA का ही भाग होता है क्षार, नाइट्रोजन क्षार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। तो आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। अगला सवाल है कि कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। अगला है, और देखिए, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया होता है। अगला सवाल है 66 नंबर, डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल। अगला है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा निर्धारण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता का। अगला सवाल है F2 जेनरेशन में फेनोटाइप अनुपात डैश होता है। तो क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। अगला सवाल है डैश उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैहिक। 70 नंबर में है 556 गोल हरे सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश के बीज गोल पीले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 315। अगला सवाल है एलील होते हैं। तो एलील क्या होते हैं? जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। एलील क्या होते हैं? जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। अगला सवाल है प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन। तो ये था कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।